राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द इंसुलेशन। इससे जो पिछला लेक्चर था, जो पिछली वीडियो थी, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि क्या होती है इंसुलेशन, व्हाट इज इंसुलेशन एंड द सोलर रेडिएशन। हमने अलग अलग वेरिएशन देखी थी सोलर रेडिएशन की। इंसुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपको डिफरेंट डिफरेंट सोलर इंसुलेशन या वेरिएशन मिली थी। अब हम पढ़ेंगे वो वेरिएशन के पीछे रीजन क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको अलग अलग एरिया पे अलग अलग इंसुलेशन देखने को मिलती है। एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं। इंसुलेशन का मीनिंग क्या होता है? इंसुलेशन मीन्स द इनकमिंग ऑफ सोलर रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ सर्फेस, यानी कि अर्थ सन से आने वाली जो सूरज की किरणें अर्थ पर आती हैं उसे हम इंसुलेशन या फिर सोलर रेडिएशन कहते हैं। हमने इससे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर ये पढ़ा था कि इंसुलेशन होती क्या है। वेरिएशंस हमने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में देखी थी कि डिफरेंट एरियाज में आपको डिफरेंट इंसुलेशन मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या रीजन है जो आपको वेरिएशन देखने को मिलती है अलग अलग एरिया में अलग अलग इंसुलेशन। ठीक है, मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कह सकते हो, इंसुलेशन को। रोटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी एंड द लैटिट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका फैक्टर है वो है रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। हम सबको पता है कि हमारी अर्थ जो होती है, मतलब जो हम 6th क्लास से लेके 11th क्लास में आ गए। हमने एक चीज सबसे पहले जो पढ़ी थी, ज्योग्राफी। जब हम 6th क्लास में पढ़ने थी ज्योग्राफी, हम पढ़ने लग जाते हैं 6th क्लास में। हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो गोल नहीं है, वो थोड़ी सी जियोड़ यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी टिल्टेड है, अपने एक एक्सिस की तरफ वो झुकी हुई है। वो पूरी प्रॉपर गोल शेप में हमारी अर्थ नहीं है। हम ये 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारी अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं है, वो 66 एंगल पर थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसकी वजह से जो कि इन्फ्लुएंस करता है, आप कह सकते हो, अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन। जो सोलर इंसुलेशन को अलग अलग लैटिट्यूड पर, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पर। देखो क्या होता है, ये टिल्टेशन की वजह से, जो टिल्टेशन है ना, ड्यू टू द टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, टिल्टेशन की वजह से अर्थ पर आपको जो सोलर इंसुलेशन होती है वो डिफरेंट दिखेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ये कैसे होता है कि भाई जब आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन दिख रहा होगा, उस टाइम पर आपको सदर्न हेमिस्फीयर में क्या दिख रहा होगा? विंटर सीजन दिख रहे होंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा सोलर इंसुलेशन रिसीव हुई है और सदर्न हेमिस्फीयर में कम सोलर इंसुलेशन रिसीव हुई है, इसीलिए वहां पर विंटर आ गया। बट ये हुआ क्यों? ये अर्थ के टिल्टेशन की वजह से। एक तो अर्थ की जो शेप है टिल्टेशन की वजह से। देखो कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल देखो, ये सन हो गया, ये सन से आने वाली सन रेज होगी। ये हमारी अर्थ जो थोड़ी सी अपने एक्सिस पर टिल्ट है, यानी कि थोड़ी सी अपने एक्सिस पर झुकी हुई, एक साइड झुकी हुई है। तो क्या होता है, अब आप खुद ही देखो, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो अर्थ की जो रेज है वो बिल्कुल सामने, किसके सामने सबसे ज्यादा अर्थ की रेज जा रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा? समर सीजन चल रहा होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर सीजन होगा। क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज अच्छे से जा नहीं पा रही, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला जो फेस है अर्थ का, वो ज्यादा सन के सामने है इस कंपेयर टू ये वाले फेस ऑफ अर्थ से। बट हमें पता है हमारी अर्थ टिल्टेड होने के साथ साथ अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती रहती है, जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, और साथ में अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है। तो जब ये अपने एक्सिस पे घूमते 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 सूरज का चक्कर लगा के इस तरफ आएगी, जब तो इस तरफ आएगी, तो अब इस तरफ आप देखो, तो इस तरफ कौन सा फेस अर्थ का सामने आएगा? सदर्न हेमिस्फीयर वाला फेस सूरज के सामने आएगा, सन के सामने आएगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपके समर सीजन हो जाएंगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके विंटर सीजन हो जाएगा, यानी कि कम आपको सोलर इंसुलेशन जो होती है वो रिसीव देखने को मिलेगी। अब फिर ये घूमते 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 इधर आएगा, फिर वापस, तो ये ऐसे चलता रहता है, क्योंकि हमारी अर्थ अपने रोटेशन पे टिल्टेशन के साथ सूरज का चक्कर भी तो लगाती रहती है ना, सूरज की तरफ सूरज के आर पार घूमती भी तो रहती है ना। तो जो भी फेस सन के बिल्कुल सामने होगा अर्थ का, जो भी पार्ट, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो, उस पार्ट पे ज्यादा सोलर इंसुलेशन आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द सेकेंड वाले पार्ट पर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है और थोड़ी सी टिल्ट है, इसकी वजह से ही हमारे सीजन भी बनते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो हमारा लैटिट्यूड है। ठीक है, जो नेक्स्ट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारे सोलर इंसुलेशन को, वो है लैटिट्यूड।
अब लैटिट्यूड में क्या होता है कि डिफरेंट लैटिट्यूड पर आपको डिफरेंट सोलर इंसुलेशन दिखेगी। मैं आपको पिछली वीडियो से बताते आ रही हूँ कि सोलर इंसुलेशन जो होती है वो वेरीज करती है। सन की जो रेज अर्थ पे आती है वो एक जैसी नहीं है सब जगह पर, कुछ जगह सब एरिया पे एक जैसी नहीं है। कुछ एरिया पे आपको ज्यादा इंसुलेशन देखने को मिलेगी और कुछ एरिया पे आपको कम इंसुलेशन देखने की मिलेगी। तो लैटिट्यूड वाइज आप देखने को देखो अब क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारा सन है और ये हमारे लैटिट्यूड है। तो जो लोअर लैटिट्यूड है वहां पर, लोअर लैटिट्यूड पर आपको सोलर इंसुलेशन जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड। ठीक है, जो लोअर लैटिट्यूड है वहां पर आपको सोलर इंसुलेशन जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू लोअर लैटिट्यूड। अब लोअर लैटिट्यूड पर आपको ज्यादा इंसुलेशन क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो लोअर लैटिट्यूड है वहां पर सन की जो रेज होती है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, 90 डिग्री के एंगल पे एकदम स्ट्रेट आप सन की रेज आ रही है, यानी कि स्ट्रेट सन की रेज आ रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पर सन की रेज आती है लोअर लैटिट्यूड पे, इसीलिए आपको ज्यादा सन की रेज का मतलब क्या होता है? ज्यादा इंसुलेशन। तो इसीलिए आपको जो लोअर लैटिट्यूड है वहां पर इंसुलेशन ज्यादा देखने को मिलता है। बट अगर हम हायर लैटिट्यूड पे बात करें तो हायर लैटिट्यूड पे जो सन की रेज है थोड़ी सी स्लैंट हो रही है, यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी वे में जा रही है और थोड़ी सी कम पहुंच पा रही है हमारे पोलर वाले रीजन पे या फिर हायर लैटिट्यूड पर। इसीलिए आपको जो हायर लैटिट्यूड है वहां पर सोलर इंसुलेशन जो होती है वो कम देखने को मिलती है, यानी कि कम सन की रेज जो होती है वो आपके हायर लैटिट्यूड पे पहुंचती है, जिसकी वजह से वहां पर आपको इंसुलेशन जो होती है वो कम देखने को मिलती है। मतलब आप जैसे जैसे हाइट पर जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो सोलर इंसुलेशन है, सन की रेज जो होती है वो कम होती जाएगी। तो इससे आप ये भी बोल सकते हो कि जो इंसुलेशन है और इंसुलेशन और लैटिट्यूड के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब उल्टा, अगर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी। अगर लैटिट्यूड को आप इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाते जाओगे वैसे वैसे आपको कम सोलर इंसुलेशन जो होती है वो रिसीव होगी, और जैसे जैसे आप कम लैटिट्यूड पर आते जाओगे, जितने लोअर लैटिट्यूड पर आओगे उतनी ज्यादा आपको इंसुलेशन जो होती है, उतनी ज्यादा इंसुलेशन की जो अमाउंट है, उतनी ज्यादा सन की रेज जो होती है वो आपको रिसीव होगी, उतनी ज्यादा सन की रेज जो होती है उस एरिया पे आएगी। यानी कि आप इन शॉर्ट में कह सकते हो कि हायर लैटिट्यूड वाले रीजन में इंसुलेशन जो होती है वो कम आती है, सन की रेज वहां पर कम आती है, और लोअर लैटिट्यूड वाले रीजन पर जो होती है वो इंसुलेशन ज्यादा, सन की रेज जो होती है वो ज्यादा आती है। तो इससे आप ये भी बोल सकते हो, तो ये देखो लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ जो होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है आपके सोलर इंसुलेशन को। हायर विल बी द लैटिट्यूड, जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड हायर होगा उतनी कम सोलर इंसुलेशन होगी। क्यों? क्योंकि हायर लैटिट्यूड पे जो सन की रेज है वो थोड़ी सी स्लैंट वे में जाती है, उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाती जितने अच्छे से वो लोअर लैटिट्यूड वाले रीजन पे पहुंच जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें लोअर लैटिट्यूड पर आपको ज्यादा इंसुलेशन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर लैटिट्यूड पे जो सन की रेज है वो 90 डिग्री के एंगल पर आती है और बहुत अच्छी तरीके से पहुंच पाती है। अब इससे आप एक चीज भी वो लगा सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर पे आपकी इंसुलेशन जो होती है वो ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन, क्योंकि पोलर रीजन दो वो हायर लैटिट्यूड पे आ गया और इंसुलेशन आपका लोअर लैटिट्यूड पर आ गया। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो इक्वेटर है वहां पर आपको ज्यादा इंसुलेशन देखने को मिलेगी और जो पोलर रीजन है वहां पर आपको कम इंसुलेशन या फिर सन की रेज जो होती है वो देखने को मिलती है। और एक्चुअली ऐसा है भी, आप जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाते हो या साउथ पोल की तरफ जाते जाते हो वहां पर आपको बर्फ क्यों जिमी हुई है, वहां पर मतलब आपको सन थोड़ा कम निकलता हुआ दिखेगा, आपको बहुत रेयरली सन वहां पर निकलता है। अंटार्कटिका वाले रीजन में चले जाओ या फिर अगर आप नॉर्थ पोल वाले रीजन पे जा रहे हो, आर्टिक वाले रीजन पे जा रहे हो, वहां पर आप समुद्र देखोगे पूरा जमा हुआ, वहां पर कितना कम सूरज निकलता है, बहुत मुश्किल से वहां पर आप कह सकते हो सूरज निकलता है। इंसुलेशन वहां पर आपको कम रिसीव होती है। और वहीं पर अगर आप इक्वेटर पे चले जाओ, इक्वेटर पे पूरे साल आपको मतलब सन की रेज बहुत अच्छी से दिखेगी। सबसे ज्यादा सन की रेज जो होती है वो इक्वेटर पे ही पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वेटर सन के बहुत पास है, तो सबसे ज्यादा सन की रेज जो होती है वो इक्वेटर पे ही पहुंचती है। तीसरा जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोलर इंसुलेशन को या फिर इंसुलेशन को, वो है हमारा लेंथ ऑफ द डे, यानी कि जितना लंबा दिन होगा उतनी ज्यादा इंसुलेशन होगी, और जितना छोटा दिन होगा उतनी कम इंसुलेशन होगी। यानी कि इन शॉर्ट यही है कि जितने लंबे टाइम तक आपका सूरज निकला रहेगा उतनी ज्यादा इंसुलेशन जो होती है उस एरिया में रिसीव होगी, और जितने कम टाइम तक सूरज उस एरिया में निकला होगा, जितने कम टाइम तक अगर आपको किसी एरिया में थोड़ी देर तक ही
सूरज दिख रहा है तो इंसुलेशन उस एरिया में कम रिसीव होगी। नाइट में तो इंसुलेशन तो नाइट में तो कोई सोर्स ही नहीं इंसुलेशन का, क्योंकि नाइट में तो आपका मून निकल जाता है, तो नाइट में तो आप इंसुलेशन देख ही नहीं सकते। इंसुलेशन क्या आती है सिर्फ आपके दिन में यानी कि डे टाइम में होती है। तो जितना आपका डे लंबा होगा उतनी ज्यादा इंसुलेशन आपको दिखेगी, और जितना कम आपका डे होगा उतनी कम आपको इंसुलेशन दिखेगी। तो इफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज लॉन्ग, अगर आपका ड्यूरेशन डे है यानी कि आपका दिन लंबा है किसी भी एरिया में, वहां उस एरिया में आपको इंसुलेशन का जो अमाउंट है वो ज्यादा रिसीव देखने को, सोलर रेडिएशन ज्यादा आप रिसीव करोगे। इफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे शॉर्ट है देन द एरिया रिसीव द लोअर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, तो वो एरिया जो होता है वो कम अमाउंट में सोलर रेडिएशन को रिसीव करेगा। फिर आता है आपके पास ट्रांसपेरेंसी इन द अर्थ एटमोस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कितना साफ आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो फिर ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कितना साफ आपका एनवायरनमेंट है, कितना साफ आपका एटमॉस्फेयर है। क्योंकि जो सन होता है, सन की जो रेज होती है वो अर्थ पे आने से पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही पास होके आएगी ना, मतलब वो सीधा डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आएगी, पहले वो अर्थ से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, फिर एटमॉस्फेयर से वो अर्थ पर आएगी, ठीक है। और हमारे एटमॉस्फेयर किन चीजों से मिलकर बना ही हमने पिछले चैप्टर में, अगर आपने मेरा पिछला चैप्टर नहीं देखा है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो प्लीज आप वो चैप्टर देखें। आप उस चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आपका एटमॉस्फेयर कैसे बना है, किन चीजों से मिलकर बना है, स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा एटमॉस्फेयर जो था वो डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, एरोसोल्स, अलग अलग गैसेस से मिलकर बना है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, जैसे कि CO2 होगी, डस्ट पार्टिकल्स होगी, ये क्या कर देती है हमारे सन की रेज को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है सन के ऊपर। यानी कि अर्थ पे आने से पहले ही जैसे ही सन की रेज CO2 से टकराएगी, डस्ट पार्टिकल से टकराएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक वापस सन पे रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ पे तो आने ही नहीं देती है इनको। ये क्यों करती है ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम हीट बजट पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक है हीट बजट, सॉरी गाइस, इसी चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक है हीट बजट। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो CO2 होगी, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वो कैसे सन की रेज को अर्थ पे आने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। कौन सी चीजें अर्थ पे आने देती है, कौन से कंपोनेंट अर्थ पर आने देते हैं, कौन से रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, कितनी 100% में से कितनी अमाउंट में इंसुलेशन अर्थ रिसीव करती है, कितनी रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, पूरा जब हम हीट बजट पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं सोलर रेडिएशन को। कैसे, जितना ज्यादा बारिश, देखो जब बारिश का मौसम होता है, जब बिल्कुल मतलब बारिश का मौसम हो रहा है तो क्या होता है, सूरज नहीं निकला होता, बादल ही बादल लगते हैं। तो जब बादल होंगे, जब सूरज के बारिश के मौसम में क्या होता है कि भाई बादल जो होते हैं वो सूरज को अपने आसपास ढक लेते हैं, उसके सामने छुप जाते हैं, मतलब बादलों के पीछे जो आपका सूरज है वो छुप जाता है। तो फिर अगर बादल सूरज के सामने आ जाएंगे तो इंसुलेशन कैसे आएगी, सन की रेज कैसे आएगी, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सोलर रेडिएशन को। तो जितना साफ आपका एटमॉस्फेयर रहेगा, जितनी ट्रांसपेरेंसी आपके एटमॉस्फेयर में रहेगी, उतनी ज्यादा इंसुलेशन आपके पास रहेगी। और जितना कम आपका एटमॉस्फेयर साफ रहेगा, उतनी कम आपके पास जो होती है वो इंसुलेशन आएगी। फिर आता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन क्या होती है कि फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ रेन या स्नो के फॉर्म में, यानी कि एटमॉस्फेयर से वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉल होना अर्थ के ऊपर, चाहे वो जब वो रेन के फॉर्म में होता है तो उसे स्नोफॉल बोल देते हैं। जब वो रेन के फॉर्म में आपके वाटर जो होती है वो अर्थ सरफेस पे आती है एटमॉस्फेयर से, तो उसे रेनफॉल बोल देते हैं। और जब वो स्नो के फॉर्म में आते हैं तो उसको स्नोफॉल बोल देते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगी उतनी कम इंसुलेशन होगी, जितना ज्यादा बारिश का मौसम रहेगा उतना कम सूरज निकलेगा, और जितना कम सूरज निकलेगा उतनी कम आपकी इंसुलेशन देखने को मिलेगी, उतनी कम सन की रेज जो होती है वो अर्थ पर आ पाएगी। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। अलग अलग डिफरेंट एरियाज में आपको डिफरेंट इंसुलेशन देखने को मिलेगा। इक्वेटर पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपको इक्वेटर पे आपको इंसुलेशन जो होता है वो ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द पोल। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है रीजन की क्यों इक्वेटर पे आपको ज्यादा दिखता है और पोल्स पर क्यों कम दिखता है। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई इंसुलेशन एट इक्वेटर इज मोर एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन। अगर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि इक्वेटर पे
पे जो सन की रेज होती हैं वो स्ट्रेट बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आती हैं। सन जो होता है वो इक्वेटर के बहुत पास होता है, इसीलिए वहां पर आपको इंसुलेशन सन की रेज ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम पोलर रीजन पे कंपेयर करें तो पोलर रीजन पे जो सन की रेज है वो स्लैंट वे में पहुंच पाती है और थोड़ा सा सन आपका हायर लैटिट्यूड यानी कि पोलर वाले रीजन से थोड़ा दूर होता है, इसीलिए वहां पर आपको इंसुलेशन जो होती है वो कम देखने को मिलती है। एट द इक्वेटर जो आप इंसुलेशन रिसीव करते हो 320 वोट की करते हो और वहीं पर पोलर रीजन पर जो आप इंसुलेशन रिसीव करते हो 70 वोट की करते हो। तो ये था आपका चैप्टर, ये था आपके मतलब चैप्टर का जो चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर का टॉपिक फैक्टर इफेक्टिंग द इंसुलेशन। अभी हमने एक टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है कि इंसुलेशन क्या होती है, सोलर रेडिएशन क्या होती है, वेरिएशन देख ली है और फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं आपके इंसुलेशन को। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट बजट क्या होता है, हीट बजट क्या होता है और हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है वो हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि इंसुलेशन क्या होती है, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं इंसुलेशन को। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप इनको कॉपी करो और बिल्कुल एग्जैक्टली यही अपने एग्जाम में लिख के आने, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। बिल्कुल अच्छे से मैंने नोट्स बनाया है, एनसीईआरटी बुक का ही इस्तेमाल करके बनाया है, बस थोड़ी सी एनसीईआरटी की लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी करके मैंने इस नोट्स में लिखने की कोशिश करी है। आप सब क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इजिली अपने नोट्स में कॉपी करके यही एग्जाम में लिखना है। अगर बस मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट फैक्टर्स जो इफेक्ट करती है इंसुलेशन को, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द इंसुलेशन, अगर आपके पास क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है या फिर 10 मार्क्स में भी आता है, जितने मार्क्स में भी आता है, मोस्टली 5 मार्क्स में आता है, तो सबसे पहले डायरेक्टली फैक्टर लिखने से पहले कि भी आप डायरेक्टली लिखोगे रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, फिर लैटिट्यूड, फिर प्रेसिपिटेशन, उसके बाद लेंथ ऑफ द डे, ये लिखने से पहले आप एक फ्लो चार्ट बना देना, ऐसे जैसे मैंने बनाया है कि दीज फैक्टर इफेक्टिंग द इंसुलेशन। ऐसे चाहे आप ऐसे इसको बादल की फॉर्म में बना लेना या फिर ऐसे मतलब ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाना। पहले सीधा सबसे पहले बता दें इंसुलेशन होती क्या है, उसके बाद ऐसे फ्लो चार्ट बनाना, फिर आप इन फैक्टर्स का एक्सप्लेन करना, इनके अंदर जो भी है, जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस के बारे में लिखना, लैटिट्यूड के बारे में लिखना, लेंथ ऑफ द डे के बारे में लिखना। सबसे पहले फ्लो चार्ट, सबसे पहले इंसुलेशन की डेफिनेशन लिखना, फिर ये फ्लो चार्ट बनाना और फिर ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करना। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पे बहुत अच्छा जाएगा। जो मतलब एग्जामिनर आगे पढ़ेगा भी नहीं, वो जब वो फ्लो चार्ट देख के उसको समझ में आ जाएगा, आपकी जो भी टीचर एग्जाम चेक करेगी कि आपको बहुत अच्छे से आता है, बल्कि बहुत अच्छा तरीका होता है ये आपके आंसर को प्रेजेंट करने का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना और लाइक भी करना मेरी वीडियो को। और प्लीज मुझे बताना मैं और कैसे बेहतर कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम। अगर आपको कुछ मतलब अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको और थोड़ी किस तरीके से वीडियो चाहिए, कोई नेक्स्ट चैप्टर पे आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आप वो मुझे बता देना। और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि दीदी आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की अगर वो है तो वो भी मुझे बता देना। एंड थैंक यू। प्लीज जितना हो सके उतना उसके मेरी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी जरूर करना। और हाँ, एक चीज और, इससे पहले मैं एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो देख लेना आप, और वहां से आप वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसके अंदर, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे हीट बजट और हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में।